नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो करंट अफेयर में आज का हम देखते हैं 2 अप्रैल का। ठीक है, तो 2 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर हम देखते हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल का चैनल पे अपलोडेड है। डे बाय डे ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो न्यूज है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 यानी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024। तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले जो बोर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ है वो इतना है, और कर्नाटक स्टेट बोर्ड जो है उनके पास इतना है, तमिलनाडु के इतना है, पंजाब के पास इतना है, और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ वक्फ के पास इतना पैसा है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो देखते हैं क्या है। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का प्रमुख प्रावधान क्या है। तो पहला इसमें दिया गया है कि वक्फ संपत्तियों का निजीकरण। दूसरा है गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्डों में शामिल करने का प्रस्ताव। तीसरा है वक्फ बोर्ड को भंग करना, और चौथा है सभी धार्मिक समुदायों के लिए समान कानून लागू करना। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रपोजल टू इंक्लूड नॉन मुस्लिम्स इन वक्फ बोर्ड। चलिए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, जिससे धार्मिक और कानूनी बहस छिड़ गई है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में कौन सा संशोधन प्रस्तावित किया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। महिलाओं को वक्फ बोर्ड से बाहर रखने का प्रस्ताव। ऑप्शन बी है गैर मुस्लिमों को शामिल करने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ने की मांग। ऑप्शन सी है वक्फ संपत्तियों को निजी संस्थाओं को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव। और ऑप्शन डी है मुस्लिम संगठनों को अधिक शक्तियां देने का सुझाव। इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ भी करेक्ट होगा, डिमांड टू लीव द डिसीजन टू इंक्लूड नॉन मुस्लिम टू स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। तो टीडीपी ने सुझाव दिया कि गैर मुस्लिमों की भागीदारी का निर्णय केंद्रीय सरकार की बजाय राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए, जिससे राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिल सके। ये टीडीपी का सुझाव है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, हाउ इज द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन द वक्फ बोर्ड इन द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 बीइंग सीन। ऑप्शन ए इज एज अ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म। ऑप्शन बी इज एज ए वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ऑप्शन सी इज एज एन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल मूव। ऑप्शन डी इज एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे प्रगतिशील सुधार के रूप में ये देखा जा रहा है, महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करने के जो प्रस्ताव हैं वो सारे। तो टीडीपी और अन्य राजनीतिक दलों ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए इस प्रावधान का समर्थन किया है, जिससे इसे सकारात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद जो दूसरी न्यूज है हमारी वो है कांचा गाची बोबली भूमि पर पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, सारी चीजें वन बाय वन कवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है इससे रिलेटेड, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तेलंगाना औद्योगिक अवसंरचना निगम से किस मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है। ऑप्शन ए है जल संकट और जलाशयों की स्थिति पर। ऑप्शन बी है अवैध निर्माण गतिविधियों पर। ऑप्शन सी है कांचा गाची बोबली में वनस्पति की अवैध कटाई और हटाने पर। ऑप्शन डी है नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना पर। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑन इलीगल फिलिंग टू रिमूवल ऑफ वेजिटेशन इन कांचा गाची बोवली। चलिए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने टीजीआईआईसी द्वारा 400 एकड़ भूमि में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और वनस्पति हटाने पर रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि यह पर्यावरणीय संतुलन और वन्य जीवों को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which government official has written to Environment Ministry to submit a report on matter? Option A is Telangana Chief Minister. Option B is Assistant Inspector General of Forest S. Sundar. Union Environment Minister. Option D is Chief Justice of the Supreme Court. Which of the following is correct? तो सहायक वन महानिरीक्षक एस सुंदर ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो सहायक वन महानिरीक्षक एस सुंदर ने पर्यावरण मंत्रालय को पत्र भेजा, जिसमें वन अधिनियम और अन्य कानूनों के उल्लंघन पर रिपोर्ट मांगी है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
तो इस मामले में मुख्य रूप से किस अधिनियम के उल्लंघन की संभावना जताई गई है? ऑप्शन ए भारतीय वन अधिनियम 1927, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास अधिनियम 1951, ऑप्शन सी वन्य संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो यहाँ पे ए और सी दोनों यानी भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दोनों के उल्लंघन की संभावना जताई गई है। तो इस मामले में भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन की संभावना जताई गई है, क्योंकि वनस्पति कटाई से वन्य जीवों और झीलों को नुकसान पहुंच सकता है। बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो कांचागाची बोवली में किस प्राकृतिक संरचना के नुकसान की रिपोर्ट सामने आई है? पहला ऑप्शन है पहाड़ और नदियां, दूसरा ऑप्शन है झीलें और अद्वितीय चट्टान संरचना, तीसरा ऑप्शन है कृषि भूमि और जल स्रोत, चौथा ऑप्शन है समुद्री तट और प्रवाल भित्तियां। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, लेक एंड यूनिक रॉक फॉर्मेशंस। तो रिपोर्ट के अनुसार झीलों और विशिष्ट चट्टानों की प्राकृतिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने की आशंका है, जिससे वहां पाए जाने वाले वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो झीलें और अद्वितीय चट्टान संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों को किस बात पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए है इस क्षेत्र में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी है कोर्ट तथा और न्यायाधिकरणों के आदेश का उल्लंघन न होने देने के लिए, ऑप्शन सी है अवैध निर्माण को वैध बनाने के लिए, ऑप्शन डी है इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टू नॉट अलाउ वायलेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। तो पर्यावरण मंत्रालय ने निर्देश किया कि भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कोई उल्लंघन न हो और अदालतों और न्यायाधिकरणों के आदेश का पालन किया जाए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद इसमें है नीलगिरी माउंटेन रेलवे से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, आप फिगर में भी सारी चीजें देख रहे हैं यहाँ पर। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो देखते हैं। तो नीलगिरी जिले में व्यवसायियों ने बंद का आह्वान क्यों किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ई पास प्रणाली के समर्थन में, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पर्यटकों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में, और ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण के कारण। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पर्यटकों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में जो नीलगिरी जिले के व्यवसायी हैं उन्होंने बंद का आह्वान किया है। तो नीलगिरी जिले के व्यापारियों और होटल मालिकों ने ई पास प्रणाली और पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध के विरोध में बंद का आह्वान किया है। उनका कहना था कि इससे पर्यटन आधारित व्यवसाय 15 से 40% तक राजस्व का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई ई पास प्रणाली के तहत सप्ताह के दिनों में अधिकतम कितने वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी गई है? 10,000, 6,000, 5,000 और 8,000। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6,000 जो वाहन हैं उनको एक सप्ताह में इतनी अनुमति दी गई है। तो नए नियमों के अनुसार सप्ताह के दिनों में अधिकतम 6,000 वाहनों और सप्ताहांत में 8,000 वाहनों को नीलगिरी जिले में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। व्यवसायियों की चिंता थी कि यह जो प्रणाली है पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 6,000। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, नीलगिरी बंद के कारण पर्यटकों को सबसे अधिक कठिनाई किस क्षेत्र में हुई? होटल और लॉज की उपलब्धता में, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में, भोजन और रेस्तरां की उपलब्धता में, दर्शनीय स्थलों के यात्रा में। तो यहाँ पे सबसे जो मेन इशू रहा वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रेस्टोरेंट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बंद के कारण अधिकांश रेस्तरां और होटल बंद रहे, जिससे पर्यटकों को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई हुई। कई पर्यटक ऊटी बस स्टैंड के पास अम्मा उना वगम में भोजन के लिए उमड़ पड़े। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तो सार्वजनिक परिवहन और सेवाओं में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इससे रिलेटेड कि बंद के दौरान नीलगिरी जिले के कौन कौन से प्रमुख शहर प्रभावित हुए? मदुरै और कोयम्बटूर, उदगमंडलम, कुन्नूर, कोटागिरी और गुडालूर, बेंगलुरु और मैसूर, चेन्नई और तिरुचिरापल्ली। तो इसमें से ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, उदगमंडलम, कुन्नूर, कोटागिरी और गुडालूर। तो नीलगिरी जिले के प्रमुख पर्यटन शहर जैसे उदगमंडलम, जिसको कि ऊटी कहा जाता है, कुन्नूर, कोटागिरी, गुडालूर में बंद का असर देखा गया, जहां लगभग 90% व्यवसाय बंद रहे।
ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्या नीलगिरी बंद के कारण जिले में पर्यटन पर कोई प्रभाव पड़ा है? तो ऑप्शन ए है हाँ, पर्यटन पूरी तरीके से ठप हो गया है। ऑप्शन बी है हाँ, लेकिन कुछ स्थानों पर ही। ऑप्शन सी है नहीं, पर्यटन स्थलों पर अच्छी भीड़ देखी गई है। ऑप्शन डी है, पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि नहीं, पर्यटन स्थलों पर अच्छी भीड़ देखी गई है। तो हालांकि व्यवसाय बंद रहे, लेकिन पर्यटन स्थल जैसे सरकारी बॉटनिकल गार्डन में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। इससे पता चलता है कि ई पास प्रणाली के बावजूद पर्यटक जिले में आए और घूमे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ई पास जो सिस्टम हुआ है वहाँ पे उससे रिलेटेड 4-5 एमसीक्यू जो है वो देखे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है मार्च 2025 में विनिर्माण पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इन मार्च 2025। ठीक है, तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है देखते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन देखेंगे, तो ये पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। तो भारत का विनिर्माण पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मार्च 2025 में कितने स्तर तक पहुंच गया? 56.3, 57.5, 58.1 और 55। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 58.1। तो मार्च 2025 में भारत का विनिर्माण पीएमआई, जिसको कि कहते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, 58.1 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले 8 महीने का उच्चतम स्तर है। यह फरवरी 2025 के 56.3 की तुलना में अधिक है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत का विनिर्माण पीएमआई किस स्तर पर था? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। तो 58.1, 55.2, 56.3 और 59.0। तो 56.3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ये। तो फरवरी 2025 में भारत का विनिर्माण पीएमआई 56.3 था, जो पिछले 14 महीनों में सबसे निचला स्तर था। और इसका मुख्य कारण क्या है कि नए ऑर्डर और उत्पादन में धीमी वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड जो तीसरा एमसीक्यू है, तो इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एस&पी ग्लोबल, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ जिसको कहते हैं, और नीति आयोग। तो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? तो वो एस&पी ग्लोबल के द्वारा ये कैलकुलेट किया जाता है। तो भारत के विनिर्माण पीएमआई की गणना एस&पी ग्लोबल द्वारा की जाती है, जो मासिक आधार पर विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों का विश्लेषण करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, तो पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में 50 से अधिक का मान क्या दर्शाता है? विनिर्माण गतिविधियों में संकुचन, स्थिरता, विनिर्माण गतिविधियों में विस्तार और आर्थिक मंदी। तो वो दिखाता है एक्सपेंशन इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। ठीक है, 50 से अधिक का जो मान आएगा वो। तो यदि पीएमआई 50 से अधिक होता है तो यह विनिर्माण गतिविधियों के ग्रोथ को दर्शाता है, और ये 50 से कम होता तो इसका मतलब ये संकुचन को दर्शाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, मार्च 2025 में भारत के विनिर्माण पीएमआई में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो नए ऑर्डरों और उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में गिरावट, श्रम बाजार में मंदी, सरकारी खर्च में कटौती। तो इंक्रीज इन न्यू ऑर्डर एंड प्रोडक्शन, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। तो एस&पी ग्लोबल के अनुसार मार्च 2025 में भारत के विनिर्माण पीएमआई में वृद्धि का मुख्य कारण नए ऑर्डरों और उत्पादन में तेजी थी। इससे विनिर्माण क्षेत्र में सुधार देखने को मिला। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे, महत्वपूर्ण न्यूज थे, वो सारे हमने यहाँ पे देखे। इसको हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज लिंक आप यहाँ पे डायरेक्ट टेलीग्राम में जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए।